केशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स, और मैं आपका ये चैप्टर 20 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर दूंगा। एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से वादा करता हूं, आप मेरे इस लेक्चर को बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कितने तरह की होती है। तो स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक्चुअली में दो तरह की होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये बेसिक नॉलेज है स्टूडेंट, जो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बच्चों दो तरह की होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक बच्चों होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें, जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस को हम लोग क्यों से लिखते हैं? जो चार्जेस होते हैं वो बेटा किसमें होते हैं? रेस्ट में होते हैं। और इसमें जो करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा जो चार्जेस होते हैं वो किसमें होते हैं? मोशन में होते हैं। और ऐसे चार्जेस जो रेस्ट में होते हैं उसकी अपनी एक ब्रांच है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ऐसे चार्जेस जो मोशन में होते हैं उनकी अपनी एक ब्रांचेज है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि भाई चार्ज क्या होता है। देखो हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक? तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है भाई इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है, देखो चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लस चार्ज और एक होता है माइनस चार्ज। चार्ज बेटा कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। प्लस चार्ज को हम लोग लिखते हैं प्लस क्यू से, माइनस चार्ज को हम लोग लिखते हैं माइनस क्यू से। अब आप एक बात बताएं, एक चार्ज प्लस क्यू है, एक चार्ज माइनस क्यू है। हम लोगों को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया जाता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं, मतलब प्लस प्लस, वो क्या होते हैं? रिपेल होते हैं। और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं जैसे प्लस माइनस, वो क्या होते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज की अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी है, तो हम लोग इसे कहेंगे कि इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी which is responsible for the force of attraction और force of repulsion। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास एक चार्ज क्या है? प्लस है, दूसरा भी चार्ज क्या है? प्लस है। तो इसमें हमें एक चार्ज की खुद की प्रॉपर्टी है, जो इसमें लगने वाला जो फोर्स होगा वो बेटा कौन सा होगा? एक रिपल्सिव फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि ये जो चार्जेस है वो क्या है? मतलब एक जैसे चार्जेस है। और अगर हम कहें एक चार्ज प्लस है एक चार्ज माइनस है, तो इनमें जो लगने वाला चार्ज होगा वो कौन सा होगा? अट्रैक्टिव चार्ज होगा। तो चार्ज से हमें ये पता लग जाता है कि किसी भी सब्सटेंस में अट्रैक्शन होगा या किसी भी सब्सटेंस में क्या होगा? रिपल्शन होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और चार्ज को हम लोग क्यू से लिखते हैं और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो बेटा होती है कूलम होती है। जैसे स्टूडेंट्स हम कहें कि जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्योंकि जो आप ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर स्टूडेंट्स कोई सा भी चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर एक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पर 2 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बेसिक सी मैथ है। 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऐसे 3 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। और मान लीजिए अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी? इससे n से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर हम एक फॉर्मूला निकालें तो Q बराबर हो जाता है n इंटू E। समझ में आया? यहां पर देखिए, अगर यहां पर मेरे पास बेटा एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 से मल्टीप्लाई, और अगर n इलेक्ट्रॉन है तो n से बेटा क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, Q बराबर Ne। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो चार्ज होता है, चार्ज एक बेटा स्केलर क्वांटिटी है। और चार्ज को अगर हम डेफिनेशन की तरह से समझें, चार्ज को अगर हम डेफिनेशन की तरह से समझें तो इसका एक और कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद अगर जो आपका टॉपिक है वो बेटा इलेक्ट्रिक करंट है। कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है बेटा चार्ज का बहना समय के साथ, चार्ज का फ्लो होना समय के साथ। तो आप इसमें जो डेफिनेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे बेटा? द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। कि भाई चार्ज का फ्लो होना समय के साथ क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। और इलेक्ट्रिक करंट की स्टूडेंट्स हम लोग इसे लिखते हैं स्मॉल आई से। आई बराबर होता है Q अपॉन में T, ठीक है ना? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब चार्ज का बहना जाहिर सी बात है समय के संग क्या हो जाएगा? वो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। यहां से अगर हम लोग चार्ज का फॉर्मूला निकालें तो Q बराबर बेटा क्या होता है? IT होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम मैथमेटिकल बात करें, अगर हम मैथमेटिकल कंसेप्ट पर जाएं तो चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं करंट इंटू में टाइम, ठीक है ना? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट इंटू टाइम। लेकिन जो इसकी फिजिकली डेफिनेशन है कि चार्ज को हम लोग फिजिकली कैसे समझ सकते हैं, तो उसका मैंने आपको बताया कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी which is responsible for the force of attraction or the force of repulsion।
अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो स्टूडेंट्स आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता ही होता है भाई, जाहिर सी बात है। अभी मैंने आपको बताया कि चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम होती है, टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो सेकंड होती है। सो कूलम पर सेकंड या फिर और कूलम सेकंड की पावर -1 एक करंट की एसआई यूनिट होती है, और एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, तो इन्होंने एम्पियर अपने नाम से ही इसकी यूनिट दे दी, तो इसको कैपिटल ए से लिखा जाता है। तो करंट को समझने के लिए आपको चार्ज पता होना चाहिए। बेसिकली मैं मानता हूं कि जो चार्ज है वो बेसिकली आपको पढ़ाया जाता है कि जो करंट और टाइम का प्रोडक्ट होता है, या फिर आपको इस हिसाब से बता दिया जाता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 × 10 की पावर -19, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसे Q बराबर ne से आपको बताया जाता है। लेकिन अगर मैं फिजिकली डेफिनेशन की बात करूं तो चार्ज हमें यह भी बताता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी स्टूडेंट्स, और फोर्स ऑफ रिपल्शन के बारे में भी, कि जो चार्ज की जो सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अट्रैक्टिव है या फिर बेटा क्या है, रिपल्सिव है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि अलग टॉपिक की, तो एक होते हैं स्टूडेंट्स कंडक्टर्स एंड एक होते हैं बेटा इंसुलेटर्स, ठीक है ना। अभी तक मेरा मानना है कि आपको सब समझ में आया होगा। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इस लेक्चर के जो कंसेप्ट होंगे उसका तो और जो लेवल होगा पढ़ाने का वो भी क्या होगा, आगे मैं इंक्रीज करूंगा, ठीक। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कंडक्टर की, तो कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराने की, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी इजिली कंडक्ट करा सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी इजिली कंडक्ट करा सकते हैं, उन सब्सटेंसेस को आप क्या कहेंगे, कंडक्टर्स कहेंगे। और ऐसे सब्सटेंस जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन नहीं करा सकते उनको आप क्या कहेंगे बेटा, इंसुलेटर्स कहेंगे। जैसे स्टूडेंट्स अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल होता है सिल्वर, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स कोल, और एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हमारी ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी की स्टूडेंट्स एक बेस्ट कंडक्टर है, कि अगर आप देखते हैं कि जो कंडक्टर्स का मतलब होता है फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि भाई सिल्वर या वाई कोल या वाइवर ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कहेंगे कि फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, की इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मतलब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो अगर ऐसे सब्सटेंस जिनके पास फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अधिक संख्या में होते हैं तो उन सब्सटेंसेस को कंडक्टर कहा जाता है। और इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन क्या कर सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। जैसे आप देखते हैं वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या हो सकता है, नहीं कराते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करा सकते हैं उनको आप बेटा क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करा सकते उनको आप क्या कहेंगे, इंसुलेटर्स कहेंगे। इंसुलेटर्स को एक अलग नाम से जाना जाता है जिनको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इट मींस ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक करंट विदाउट कंडक्टिंग, ठीक। तो ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में मैंने आपको बेसिक नॉलेज दी है। आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। और एक अच्छा कंडक्टर तभी कहलाएगा जब उसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स के पास क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। तो ये स्टूडेंट्स एक कंप्लीट नॉलेज थी आपके लिए कंडक्टर और इंसुलेटर्स की। तो आप लिखेंगे दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली आर नोन एज कंडक्टर्स, एंड व्हाइल इंसुलेटर्स आर दोज व्हिच डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड द इंसुलेटर्स। एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखे, इसके भी एग्जांपल आपको मैंने बता दिया, वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, इट। अब तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने चार्जेस को बहुत अच्छे से सीखा है, तो क्यों ना ये समझ लिया जाए कि बेसिक प्रॉपर्टीज या फिर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस कौन कौन सी होती हैं। तो आप बेटा याद रखेंगे कि 3 प्रॉपर्टीज होती हैं चार्जेस की। जो चार्ज होते हैं स्टूडेंट्स वो हमेशा एडिटिव इन नेचर होते हैं। अभी मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। चार्ज स्टूडेंट्स हमेशा क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, और जो चार्ज हमेशा होता है वो स्टूडेंट्स क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है। कभी कभी स्टूडेंट्स आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ किया जाता है कि डिफाइन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, या फिर कैन से डिफाइन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आप लिखेंगे कि चार्ज हमेशा एडिटिव इन नेचर होता है, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए क्वांटाइज्ड होता है, हमेशा कंजर्व रहता है। हम स्टूडेंट्स अगर कहें, जैसे मान लीजिए मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, अब हम ये जानते हैं कि जो चार्ज होते हैं उसे हम क्यू से लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने मान लिया कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ चार्जेस है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, मतलब इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, ठीक। तो अगर हमें इस सिस्टम पर टोटल चार्ज निकालना होगा तो टोटल चार्ज हम कैसे निकालेंगे, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन प्लस Q1। मतलब इफ अ सिस्टम कंटेन्स n चार्जेस, सुनिएगा ध्यान से, इफ अ सिस्टम कंटेन्स n चार्जेस Q1, Q2, Q3 and so on, then the total charge on the system will be equal to the algebraic sum of the individual charges। कि अगर हमारे सिस्टम में अगर नंबर ऑफ चार्जेस n है, बहुत सारे चार्जेस है, तो अगर हमें टोटल चार्ज किसी सिस्टम पे निकालना है तो वो उनका जाहिर सी बात है अलजेब्रिक सम होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जो चार्ज होते हैं वो हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब है Q बराबर स्टूडेंट्स n ही होता है। यहाँ पर जो
ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और एन मतलब होता है नंबर। यहाँ पर जो एन है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल है, तो ये जो क्यू बराबर एन ये हमेशा जो चार्ज है वो क्या होंगे, क्वांटाइज होंगे। जैसे कि मान लीजिए हम कहें कि क्यू बराबर प्लस माइनस 1 ई, क्यू बराबर प्लस माइनस 2 ई, ठीक है ना, क्यू बराबर प्लस माइनस 3 एंड डॉट डॉट एंड सो ऑन, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। और कंजर्वेशन तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो चार्ज है उसे हम ना कभी बना सकते हैं ना कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर ओनली वन पॉइंट टू अनदर। तो स्टूडेंट्स अब मैंने इस चार्जेस के बारे में मुझे नहीं लगता अब आपके अंदर कोई सा भी डाउट होगा, क्योंकि मैंने चार्जेस को क्लियर किया है। और फंडामेंटल थ्योरम हमें ये बताते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो सेम चार्जेस होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल, और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो प्लस माइनस चार्ज है ये होते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस नोन एज द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं बेटा पोटेंशियल के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो चार्ज होता है, चार्ज को चलाता कौन है, ठीक है, तो चार्ज को स्टूडेंट्स पोटेंशियल चलाता है। तो आपको इसमें बेटा दो कंसेप्ट पढ़ ले, आपको इसमें दो कंसेप्ट पढ़ने, एक बेटा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा मैं आपके सामने यहां पर लिख दूं पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये टॉपिक बहुत आसान भी है और इस टॉपिक में मोस्ट स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी रहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या होता है। देखो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चार्ज होता है वो इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट आता है। फिर से सुनना, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो इनफाइनाइट से एक पॉइंट पर आता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ रहता है। मतलब हम अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वर्क डन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मेरा जो एक चार्ज है वो कहां से आएगा, इनफाइनाइट से आएगा। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क डन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारा जो एक पॉइंट है वो एक जगह से दूसरी जगह पर आएगा। तो हम इसमें डेफिनेशन अगर लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अगर हम आपको डायग्रामेटिकली समझाएं तो अगर यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू, तो दूसरा चार्ज जो स्टूडेंट्स आएगा वो कहां से आएगा, इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर आएगा। हम इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं ए और ये पॉइंट बी है। तो यहां पर से जो चार्ज आएगा इनफाइनाइट से आएगा किसी दूसरे पॉइंट पर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बेटा। मतलब सीधी सी बात है कि अगर जो चार्ज है वो इंफिनिटी से एक पॉइंट पर आ रहा है तो उसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। और अगर एक चार्ज, मतलब देखिए यहां पर एक चार्ज पॉइंट ए है एक बी है, और अगर एक चार्ज प्लस क्यू है और एक चार्ज दूसरा, मतलब मैंने चार्ज हमने क्यू नॉट इसको कह दिया है। तो यहां पर जो एक चार्ज है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आ रहा है, तो जो वर्क डन हम निकालेंगे वो भाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और यहां पर जो एक चार्ज है वो इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट आ रहा है। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट W अपॉन में चार्ज, मतलब पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। और यहां पर स्टूडेंट्स हम निकालेंगे तो डेल्टा V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q होता है। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो वॉट होती है। अगर इसकी दूसरी हम बात करें तो वर्क डन की SI यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और जो चार्ज की SI यूनिट होती है वो कूलम होती है। तो जूल पर कूलम भी इसकी एक SI यूनिट होती है। मतलब सीधी सी बात है, अगर जो चार्ज है वो इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट आ रहा है, दैट कंसेप्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वन पॉइंट टू अनदर देन दैट कंसेप्ट विल बी नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज को हमेशा पोटेंशियल क्या करता है बेटा, चलाता है। तो आप लिखेंगे वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज from infinity to that point against the electrostatic field is known as the electric potential at that point, and the potential difference is defined as the work done by an external force on bringing a test charge from one point to another against the electrostatic field known as the potential difference at that point। ठीक है ना। तो यहां तक मैंने आपको क्लियर करने की चीजों को कोशिश करी है। अब बेटा हम दो चीजों तक पहुंचे हैं। अब हम दो चीजों पर पहुंचे हैं। सबसे पहले तो हम जान चुके हैं बेटा करंट क्या होता है, कि भाई चार्ज का बहना करंट कहलाता है, जाहिर सी बात है। हम वोल्टेज सीख चुके हैं, ठीक, हम वोल्टेज सीख गए, नहीं सीख गए, पोटेंशियल डिफरेंस सीख गए। अब जाहिर सी बात है कि जब हम करंट बह रहा है, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस भी भाई अपने लगातार चल रहा है, तो भाई कोई ऐसे डिवाइसेस होंगे जो इन दोनों को मेजर कर सके। भाई जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी चीज का जैसे करंट की वैल्यू को नापना चाहते हैं तो हमें एक डिवाइस की जरूरत होगी। तो स्टूडेंट मुबारक हो, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट को नापता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा एमीटर, और जिसका सिंबल होता है ये ऐसे, ठीक है ना, माइनस और प्लस। ठीक है, मतलब ऐसा डिवाइस जो करंट को नापता है उसको एमीटर कहेंगे, और ऐसा डिवाइस जो वोल्टेज को नापता है उसको हम क्या कहेंगे, वोल्टमीटर कहेंगे। उसका डिवाइस तो कुछ नहीं, बस इसमें वी लग जाता है बीच में, बस सीधी सी बात है। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो करंट है उसको जो डिवाइस नापता है वो एमीटर कहलाता है, और जो वोल्टेज होता है उसको जो डिवाइस नापता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, वोल्टमीटर कहते हैं। एक अनदर डिवाइस होता है स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में यहाँ जी आ जाता है। गैल्वेनोमीटर भी स्टूडेंट करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है, लेकिन वो उस डायरेक्शन में बताता है करंट को कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है या जो करंट है वो क्लॉकवाइज है। ठीक, अभी स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, जो एमीटर है वो सीरीज में लगता है और जो वोल्ट मीटर है वो स्टूडेंट्स पैरेलल में रखता है। अगर हम अमीटर की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ अमीटर में जो मतलब रेजिस्टेंस होता है वो निग्लिजिबल होता है, मतलब R टेंड्स टू 0, मतलब इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब लगभग जीरो नहीं होता है ना, जीरो नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है। लेकिन ये जो वोल्ट मीटर होता है इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, मतलब इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है और इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए जो हमारे मोस्टली जो सर्किट्स होते हैं वो पैरेलल में जोड़े जाते हैं कि जिसमें रेजिस्टेंस हमें बहुत ज्यादा हाई मिल सके, क्योंकि अगर करंट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो हमें दिक्कत हो सकती है, सर्किट्स जो होते हैं वो ब्लास्ट भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। अब तक स्टूडेंट्स हम लोग चार्ज के बारे में और पोटेंशियल के बारे में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो हमारा मानना है और स्टूडेंट्स आपका भी मानना है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, करंट होगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। अगर आप कहें कि अगर किसी भी अगर पोटेंशियल मतलब सेम फ्लो हो रहा है या जीरो पोटेंशियल है तो वहां पर चार्ज भी नहीं हो सकता है। तो मतलब अगर जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट होगा। जब आप जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहां पर आ जाता है अनदर कांस्टेंट R, जिस R को स्टूडेंट्स कहा जाता है रेजिस्टेंस। तो ये स्टूडेंट जो मैंने अभी आपको बोला है ये होता है ओम्स लॉ। कैसे? क्योंकि हम लोग को ये पता है कि जो पोटेंशियल है, जो चार्ज को हमेशा पोटेंशियल चलाता है, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उसमें उतना ही ज्यादा करंट होगा। जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक अनदर कांस्टेंट आएगा जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये जो R है इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कहने का मतलब ये है कि इसकी डेफिनेशन आप स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, when all physical quantities remain same, that is at constant temperature, the current is flowing through a conductor is directly proportional to its potential difference। भाई ओम्स जी ने हमें ये बताया था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कंडक्टर में जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उसमें उतना ही ज्यादा करंट होगा। ये जाहिर सी बात है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। और ये रेजिस्टेंस का मतलब एक अवरोधक होता है जो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को रोकने में मदद करता है। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक सर्किट में जो करंट को रोकने में काम करता है या फिर एक कंडक्टर में एक ऐसा सब्सटेंस जो करंट को रोकने में मदद करता है उसको आप क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टेंस कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट इसको हम R से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से स्टूडेंट्स अगर हम आपको कुछ जरूरी बातें बताएं तो यहां से स्टूडेंट बेटा R का जो फॉर्मूला आता है वो भाई V अपॉन I आता है, तो हमें बहुत बढ़िया सर। और अगर यहां से 1 अपॉन R की वैल्यू निकाले तो आप कहेंगे I अपॉन V होती है, ठीक। तो एट कांस्टेंट टेंपरेचर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो मुद्दे की बात है वो हम आपको बताएं। आप कहेंगे कि सर आपने करंट के बारे में हमें बता दिया, आपने चार्ज पार्टिकल के बारे में हमें बता दिया, ठीक। तो अगर स्टूडेंट्स हम बात करें बेटा करंट की, तो जो करंट का जो डायरेक्शन होता है बेटा, ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है, हमेशा याद रखना। जो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है मेरे भाई पॉजिटिव टू निगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है वो हमेशा होता है मेरे बेटे निगेटिव टू पॉजिटिव। समझ में आया? जो करंट होता है वो लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव करता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर टू हायर मूव करता है। मतलब जो करंट होगा वो हायर से लोअर पोटेंशियल मूव करेगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तरफ मूव करेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो करंट है उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, और जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। करंट और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट चलते हैं। आप इसको इंग्लिश में कहेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। Hence it means we can say that the direction of the current as well as the direction of the electron both are opposite to each other। इस पॉइंट को मेरे बच्चे याद रखना, आपके काम आएगा। रेजिस्टेंस आप समझ के बेटा इसको लिख लेना, ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिख लेना, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिख लेना। अब स्टूडेंट्स हम थोड़े से आपको ग्राफ बताते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया बेटा, हल्की चीजों को मत लेना, ठीक। अब स्टूडेंट्स मैं एक आपको बताऊंगा VI ग्राफ, मतलब पोटेंशियल और करंट में ग्राफ, और एक मैं आपको बताऊंगा करंट और पोटेंशियल में ग्राफ। कहेंगे सर ये तो एक ही चीज है, आपने मतलब I को पहले लिख दिया है, V को बाद में लिख दिया है, और V को पहले लिख दिया है, I को बाद में लिख दिया। ये एक नहीं है, हम आपको प्रूफ करके अभी दिखाते हैं। देखो ये ग्राफ के बारे में तो आपको पता ही है कि भाई ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। ग्राफ के बारे में जानना चाहते हैं वो भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो हमने स्टूडेंट्स क्या किया, जो पहले मैंने वाई एक्सिस पे लिया है पोटेंशियल और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, करंट लिया
है। स्लोप का मतलब होता है स्टूडेंट ढलान, tan थीटा। कहने का मतलब ये कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे आप अभी तो ये जानते हैं, अगर आपने मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, दैट्स वेरी गुड। मतलब जो वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उसको हम स्लोप कहते हैं। तो स्टूडेंट स्लोप हम यहां से बेटा सिंपल लिख सकते हैं y अपॉन x। बोलो अगर अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, क्लियर है ना। स्लोप मतलब होता है y अपॉन x। बताओ बेटा y की वैल्यू क्या है, v अपॉन i। ठीक है, बताओ v अपॉन i। अभी अभी मैंने 1 मिनट पहले क्या निकाला है, r। तो कहने का मतलब ये है कि जो अगर हम BI ग्राफ की बात करेंगे तो जो BI ग्राफ में जो स्लोप होगा वो हमें हमेशा रेजिस्टेंस से बराबर हमें मिलेगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात मेरे बेटे आप ये देखिए कि अगर हम इसमें यहां पर वैल्यूज को चेंज कर दें, हम कहें ये O है, ये X है, ये Y है, हम कहें कि जो हमारा करंट है अगर उसको हम Y एक्सिस पर ले लें और जो हमारा पोटेंशियल है उसको अगर हम X एक्सिस पे ले लें तो हम वही करेंगे जो हम पहले कर रहे थे। स्लोप बराबर बेटा क्या होता है, Y अपॉन में X। तो मतलब देखो y की वैल्यू क्या है, करंट है, और जो x की वैल्यू क्या है वो क्या है, पोटेंशियल है। बताओ i अपॉन v क्या होता है, हाँ 1 अपॉन r होता है। जरा खेल देखो, यहाँ पर यही खेल होता है बच्चों से। आपसे कहा जाता है कि v और i ग्राफ में आप बताइए और i v ग्राफ को आप एक्सप्लेन करिए। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों में r और r लगाए जाते हैं। एक बहुत जरूरी ग्राफ है कि जब v i ग्राफ होगा तो उसमें जो स्लोप होगा वो बेटा r के बराबर होगा। जब i v ग्राफ होगा तो उसमें बेटे जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन r होगा। बहुत प्यारी खूबसूरत बात मैंने आपको बताई है, इसको आप ध्यान रखना। और जो मैंने आपको बताया कि जो करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, और मेरे बेटे जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है भाई वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। जब हम VI ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं तो स्लोप होता है वो r के बराबर होता है। और जब हम बेटा बात करते हैं कि IV ग्राफ की तो उसमें जो स्लोप होता है वो 1 अपॉन r के बराबर होता है। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट सबसे पहला होता है टेम्परेचर, जाहिर सी बात है टेम्परेचर तो भाई है ही। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल। और स्टूडेंट तीसरा क्या है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, लेंथ होगा। मतलब जितना बड़ा वायर होगा उसमें उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम क्या होगा उसका मेरे बेटे एरिया होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इनको कंबाइन करें, कंबाइनिंग 1 into r प्रोपोर्शनल l अपॉन a। ठीक, तो यहाँ पर आप देखें कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, और जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये झूठ पढ़ा रहा हूं कि V बराबर IR होता है। तो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a होता है। जब आप 12th में पहुंच जाएंगे तो आपको प्रूफ करके दिखाया जाएगा डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ कि V बराबर IR ही क्यों होता है। ठीक, लेकिन अभी तक आप इसमें सीख लीजिए। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को उठाएंगे तो रो L अपॉन a आ जाएगा। सो यहाँ पर जो रो होता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी कहें या फिर एक इसका दूसरा नाम प्यारे बच्चे होता है रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये रजिस्टिविटी क्या होता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। यहाँ पे आप R A उधर ले जाएं और रो L को ऐसे ही रखें। तो अगर आप इसमें रजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो R A अपॉन में L। ठीक है ना। रेजिस्टेंस की स्टूडेंट जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है। रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो ओम होती है या फिर OHM। ओम नाम के साइंटिस्ट ने अपने नाम से इनको दे दिया था। ठीक, और अगर हम रेजिस्टिविटी के SI यूनिट की बात करें तो देखिए रेजिस्टेंस के SI यूनिट क्या होती है, ओम होती है। एरिया के SI यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ के SI यूनिट मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी क्या होती है, SI यूनिट होती है। रेजिस्टिविटी अगर हम आपको एक डायग्राम से समझाएं तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर का जो स्टूडेंट्स लेंथ है वो L है, और जो एरिया है वो क्या है बेटा, A है। जाहिर सी बात है। तो इसमें रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, जो इसमें एरिया होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन a होगा। तो अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका छोटा सा पार्ट लें, कहने का मतलब कि जब आप टेस्ट कराते हैं तो अगर एक छोटे से तिनका अगर आपको मिल जाए तो उसमें आप अपनी पूरी बॉडी का हाल बता सकते हैं। यही काम होता है स्टूडेंट रेजिस्टिविटी का, कि अगर वो उसमें थोड़ा सा पार्ट अगर एरिया एलिमेंट छोटा सा DA ले लेते हैं तो वो उसमें पूरा रेजिस्टेंस की वैल्यू को बता देते हैं, तो जिसमें कि पूरा करंट के बारे में जानकारी मिल जाती है, पूरे रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो यही क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स होता है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस which is numerically equal to the resistance of a rod which is 1 meter long and 1 meter square cross section area। मतलब इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर आप इसमें यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट लेते हैं तो वो पूरे कंडक्टर में आपको बता देगा कि इसमें जो रेजिस्टेंस है या फिर जो करंट का जो फ्लो है वो कितना हो रहा है। छोटे से पार्ट से जानकारी मिल जाती है। जैसे कि आप एक टेस्ट कराते हो, टेस्ट में कोई सा भी टेस्ट हो सकता है, तो अगर आपको एक छोटा सा पार्ट भी मिल जाए तो वो आपकी पूरी बॉडी का हाल बता देता है कि आपकी बॉडी किस प्रकार से वर्क कर रही है। ऐसे ये भी पूरे कंडक्टर का एक नेचर बता देता है कि कंडक्टर का जो नेचर है, जो कंडक्टर है वो किस प्रकार से बेटा वर्क कर रहा है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन अगर पेपर में थोड़ा कंसेप्चुअल बेस आ जाता है कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो
तो आपका जो फॉर्मूला है रो बराबर बेटा आर ए अपॉन एल है। बस अब खत्म करना है इस चैप्टर को, ठीक। रो बराबर आर ए अपॉन एल है। अगर हम कहते हैं जो लेंथ है बेटा वो भी 1 मीटर हो जाए और जो एरिया है वो मेरे बेटे हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, तो जो रो होगी वो हमेशा आर के बराबर होगी। तो यही होता है स्टूडेंट स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की, अगर जो लेंथ है वो 1 मीटर हो जाए और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी 1 मीटर हो जाए, तो रो क्या होगा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट्स मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में जानकारी दी है। अब स्टूडेंट्स आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखेंगे कि रो बराबर आर ए अपॉन एल होता है, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वीआई ग्राफ को भी और आप याद रखेंगे, आईवी ग्राफ को भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चैप्टर। बस हम इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, 2-4 हेडिंग्स और बची है। अब हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहली हेडिंग आती है रजिस्टर्स इन सीरीज। तो हम लोग जो रजिस्टर्स होते हैं उसको सीरीज में जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब सीरीज में लगाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। आप ध्यान रखें कि सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो आर एस बराबर स्टूडेंट्स होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन प्लस क्या होता है RN। मतलब जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ते हैं, मतलब हम रजिस्टर्स को सीरीज में कैसे लगाएंगे और रजिस्टर्स को पैरेलल में कैसे लगाएंगे। दूसरी स्टूडेंट बेटा हेडिंग आती है रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पर हो जाता है 1 अपॉन RP, इट मींस दैट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन प्लस बेटा 1 अपॉन RN। तो अगर रजिस्टर्स आप सीरीज में लगाएंगे तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पैरेलल में लगाएंगे तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आप ये जानते हैं इस सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। और जो डिवाइस होते हैं वो भी आपको पता है कि करंट को मीटर नापता है और पैरेलल में जो वोल्टेज को वोल्टमीटर नापता है। अभी मैंने आपको बताया वीआई ग्राफ में अगर आप थीटा को बढ़ाएंगे मतलब एंगल, तो रेजिस्टेंस ही बढ़ेगा। आईवी ग्राफ में जो एंगल होगा वो कम होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। वीआई ग्राफ में अगर आप थीटा को बढ़ाएंगे, एंगल को बढ़ाएंगे tan थीटा, क्योंकि जो tan थीटा होता है वो एंगल के अकॉर्डिंग बढ़ता है। कोई tan 0 0 होता है और tan 45 1 होता है। तो जो एंगल के हिसाब से रेजिस्टेंस बढ़ता है और यहाँ पर आईवी वाले ग्राफ में एंगल कम हो जाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। इस बात को भी मेरे बेटे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट हेडिंग आती है पावर। पावर आपने 9th क्लास में ही पढ़ी होगी। यहाँ पर हम जो पावर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो स्टूडेंट्स आपने 9th क्लास में पढ़ा था पावर के बारे में, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है ना। द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क कॉल्ड पावर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। तो यहाँ पर जो पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर होता है मेरे बेटे W अपॉन में T। तो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो यहां से एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला आ जाता है W बराबर में P इंटू T। यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे। जो वर्क की जो SI यूनिट होती है वो जूल होती है, टाइम की सेकंड होती है। तो जूल पर सेकंड पावर की SI यूनिट होती है, तो इसकी कहते हैं SI यूनिट होती है वॉट, ठीक है ना। जो साइंटिस्ट थे वॉट, उन्होंने अपने नाम से दे दिया, तो इसको हम कैपिटल W से क्या करते हैं, लिखते हैं। स्टूडेंट्स आपको अभी मैंने बताया था, वी नो दैट कि जो पोटेंशियल होता है वो मेरे भाई W अपॉन Q होता है, ठीक है ना। बताया था, भूले नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। थोड़ा सा ये टॉपिक, थोड़ा सा ये लेक्चर मेरा स्टूडेंट्स लॉन्ग हो गया। मैंने आपसे कहा था ये 20 मिनट में मैं इसको कंप्लीट करूंगा, लेकिन मैंने इसमें कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है, तभी ये थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो रही है। लेकिन हाँ, ये आपको बेनिफिट जरूर देगी, ठीक है ना। यहां से V बराबर W अपॉन Q है। सो बताओ W बराबर क्या मैं VQ लिख सकता हूं, इतनी तो मैं आती होगी, आपको तो आती है, ठीक, होशियार तो है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि P बराबर में W अपॉन T है अगर, तो क्या W की जगह मैं VQ लिख सकता हूं, कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हो सर, क्या बात है। तो यहाँ पर P बराबर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, V इंटू Q अपॉन T लिख सकते हैं, कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो मुबारक हो भाई, V और Q और चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है मेरे बच्चे, करंट होता है, सही है ना। हम ये जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। तो सर बहुत बढ़िया, यहां पर आप क्या लगाएं, IR लगा दीजिए, तो यहाँ पर I स्क्वायर R हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलिए। यहाँ पर अगर आप P बराबर V इंटू में I की वैल्यू लगाइए V अपॉन R, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए I की वैल्यू लगाइए V अपॉन R, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखो। और अगर आप V स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा I स्क्वायर और R स्क्वायर अपॉन में R, तो यहाँ से P बराबर I स्क्वायर R आ जाएगा। ऐसे भी ये फॉर्मूला आ सकता है और ऐसे तो मैंने आपको निकालकर दिखा दिया है। तो यहाँ पर P बराबर VI, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। P बराबर I स्क्वायर R आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पर जो P है वो V स्क्वायर अपॉन R है, मतलब कि अगर यहां पर देख सकते हैं आपकी जो पोटेंशियल है तो करंट ज्यादा है, और यहां पर देखिए कि रेजिस्टेंस अगर
आप ज्यादा कर देंगे तो पावर अपने आप कम हो जाएगी। तो ये भी स्टूडेंट्स रिलेशंस आपको याद रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। और अगर आपको इनका ग्राफ भी बनाना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के जो ग्राफ होते हैं वो कुछ स्टूडेंट्स इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक पावर में स्टूडेंट बस इतना ही है, बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें फॉर्मूले को कैसे चलाना है, ठीक है ना। जो वर्क डन की जो SI यूनिट होती है वो जूल होती है, और जो वर्क है और एनर्जी है इन दोनों को हम आपस में कन्वर्टिबल कर सकते हैं, मतलब वर्क को एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आपने स्टूडेंट्स कई बार पढ़ा है, 9th में पढ़ा है और 10th में भी आप इसको खूब पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आप स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि अगर हम एक कंडक्टर की बात करें तो एक कंडक्टर में भाई क्या हो सकता है, जैसे कंडक्टर का मतलब होता है कि जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। तो कहने का मतलब है कि जो चार्जेस का जो फ्लो होता है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलॉन्ग होता है। तो मतलब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो जो उसमें एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मतलब जितनी ज्यादा हीट होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट की वैल्यू होगी। और ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो करंट का जो डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग होगा, मतलब मूविंग पार्टिकल्स के अलॉन्ग इनका डायरेक्शन होता है। और ऐसी एनर्जी जिनका जो डायरेक्शन मोशन के अलॉन्ग होता है उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमेशा इंक्रीज करेगी जब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जूल्स लॉ ऑफ इसकी अगर आप ये डेफिनेशन लिखेंगे तो भी सही है। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट स्टूडेंट्स क्या होता है कि व्हेन अ हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट then it is directly proportional to the square of the current, resistance and time। जूल जी ने ये बताया था कि अगर किसी कंपोनेंट में हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मेरे बेटे स्क्वायर ऑफ द करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। इट मींस वी कैन से दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, resistance and time। On combining the equations 1, 2, 3 we get H is proportional to I square RT। So we can say that H बराबर K I square RT। यहाँ पर जो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो K होता है, और इन जूल्स लॉ में जो K की वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होती है। सो यहाँ पर जो H की वैल्यू आ जाती है वो मेरे बेटे आ जाती है I square R। और यहाँ पर जो वैल्यू आई है I square RT, अगर P बराबर BI से I की वैल्यू निकालें तब भी हम यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं। V बराबर IR से हम R की वैल्यू को निकाल के भी हीट के कई सारे फॉर्मूले हम इसमें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जूल्स लॉ ने ये कहा था कि जितनी ज्यादा हीट होगी जो करंट होगा वो उसके स्क्वायर में होगा, जितनी ज्यादा हीट होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा हीट होगी उतना ज्यादा उसमें टाइम होगा। ठीक, अब हम स्टूडेंट्स इसको डिराइव करेंगे। आप ये जानते हैं कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो मेरे भाई W/T होता है। बोलो भाई, जाहिर सी बात है होता है। और यहाँ पर जो वर्क होता है वो हीट के फॉर्म में ऑलरेडी यूज होता है, P बराबर में होता है H/T। आप स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि जो देखिए यहाँ पर आप ये जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है V बराबर W/Q होता है। ये भी आप स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं। पहले तो हमें ये पता है कि जो पावर है वो वर्क डन अपॉन टाइम होता है। ठीक, तो यहाँ पर W है वो हमने H के बराबर यहाँ पर रख दिया है। ठीक, सो W की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, VQ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बेटा बताइए। V बराबर क्या होता है, IR होता है कि नहीं होता है। Q बराबर क्या होता है, IT होता है। सो यहाँ पर W बराबर क्या आ जाएगा, I स्क्वायर RT। और चाहे आप W लिखे चाहे आप क्या लिखे, हीट लिखे, सो H बराबर होता है मेरे बेटे I स्क्वायर RT। तो ये स्टूडेंट्स बहुत इजी सा है इसका प्रूफ की जो पावर होता है वो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है। जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले एक्सप्लेन किया। P बराबर में मेरे बेटे H/T होता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और V बराबर W/Q, सो W बराबर VQ हो जाएगा। V बराबर ओम्स लॉ से IR होता है, Q बराबर IT होता है, सो W बराबर में होता है स्क्वायर RT की बिना हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। और रेजिस्टेंस क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट टॉपिक आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको अगर हम लोग कहें कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू मेरे बेटे होता है 3.6 into 10 की पावर में 6 जूल। कि जहां पर आप 1 किलोवाट आवर को लिख सकते हैं 1000, ठीक है ना, और आवर में लिख सकते हैं 60 into 60 सेकंड। तो यहाँ पर 3.6 into 10 की पावर 6 जूल आ जाता है। मतलब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है कि 1 घंटे में आप कितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करते हैं, उसकी जो पावर रेटिंग कैलकुलेट होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं। और किलोवाट आवर और जूल में रिलेशनशिप होती है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10 की पावर में 6 जूल। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक कंप्लीट चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने आपको एक एक टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार कमेंट जरूर करें कि आपने मेरी इस वीडियो से क्या सीखा।
ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, इसके बारे में हम आपको जितना ज्यादा एक्सप्लेन करें उतना कम है। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो क्लास 10 की साइंस है, वो चाहे आप फिजिक्स कह लें, चाहे बायो कह लें, चाहे केमिस्ट्री कह लें, बहुत लेवल की, बहुत बढ़िया है। अगर आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ें तो मजा आएगा। इस चैप्टर को स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी को हम एक घंटे तक मतलब चलाते रहे, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, क्या आपको एक टॉपिक समझ में आया या नहीं। अगर आप चाहें तो मैं इस चैप्टर को 1 घंटे 1.5 घंटे में भी पढ़ा सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं A to Z आपको विद प्रूफ दिखाऊं, एक कंसेप्ट, एक टॉपिक का प्रूफ लेकर आऊं, तो वो भी स्टूडेंट्स आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई ताकि जब आप पढ़े एक दिन पहले तो आपको 2-2 घंटे 3-3 घंटे इस चैप्टर को ना देखना पड़े। 20-25 मिनट में आपका एक पूरा प्रॉपर व्यू आ जाए कि एक साथ सभी फॉर्मूले मेरे पास लिखे हों, एक संग सभी कंसेप्ट लिखे हो। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने मेरे इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस ऑल।